सब की जबानों पर है एक ही बात, क्राउन प्रिंस की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। हम जानते हैं तारीख साज मुलाकात हुई है। ये तारीख साज दो मुल्कों के ताल्लुकात एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आज हम ये देखते हैं कि जब क्राउन प्रिंस खुद ये कहते हैं कि हमारे 90 साल पुराने ताल्लुकात हैं सऊदी अरब अमेरिका के, जबकि सऊदी अरब की तारीख आप जानते हैं 1922 से वर्ल्ड वॉर 1 के अख्ताम पे सऊदी अरब बनता है। और फिर हमारे क्राउन प्रिंस हमें बताते हैं कि हमने ही वर्ल्ड वॉर 2 कोल्ड वॉर के अंदर सारा तेल सप्लाई किया था, जिसके अंदर हम जानते हैं बड़ी जानें गई थी, 7-8 करोड़ लोगों की जानें गई थी। तो हमेशा से सऊदी अरब एंड यूएस हैव बिन एलाइज। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि वर्ल्ड वॉर 1 के अख्ताम के बाद ऑटोमन अम्पायर का जिस तरह खात्मा किया गया, सल्तनत उस्मानिया जिसे हम कहते हैं, और फिर सऊदी अरब को और दूसरे ममालिक को बनाया गया, नक्शा दिया गया उस वक्त की ताकतों की जानिब से। और फिर 1922 में सऊदी अरब पावर में आता है, 1924 में जन्नतुल बकी शहीद होती है, और फिर हम देखते हैं कि एक दोस्ती शुरू होती है अमेरिका सऊदी अरब की जो आज तक जारी है। मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इस गुफ्तगू के ऊपर अपनी ये बातें बताई हैं। तारीख की हिस्ट्री के लिए हमेशा से कहा जाता है हिस्ट्री हैज़ बिन रिटन बाय द विक्टर, यानी जो जंग जीतता है वो तारीख लिखवाता है, कहता है लिखो कि मैंने तलवार चलाई और 2 लाख लोग गिर गए, मेरी तलवार में इतनी ताकत थी। तो इसीलिए हिस्ट्री को समझने के लिए आपको एक ओपन माइंड रखना पड़ता है। और जो इस वक्त मिलिट्री एड हासिल हो रही है, जो डील्स की गई हैं, एक तो डील ऑफकोर्स सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर हुई है सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान, दूसरी हम देख रहे हैं कि F-35 ऑर्डर हुए हैं, 48 F-35 हैं जो इस वक्त मिडल ईस्ट में सिर्फ इसराइल के पास हैं। F-35 वो जहाज़ है जिसके लिए मैंने एक बड़े सीनियर पायलट से पूछा एयरफोर्स के कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो उसने उसको एक बड़ी बुरी सी गाली भी दी। वजह यह है कि इसके अंदर एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से एक F-16 जहाज देख भी नहीं पाएगा उसको, और ये आराम से उसको देख के टारगेट भी कर सकता है। तो जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी F-35 के पास है वो बड़ी खतरनाक है। कन्वेंशनल रेडार्स उसको नहीं पकड़ पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी डील समझी जा रही है कि मिडिल ईस्ट में इसराइल के बाद अब सऊदी अरब के पास F-35 आएंगे। लेकिन अगेन बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि एक तरफ अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है जंगे बढ़ाने में, दहशतगर्दी बढ़ाने में, नस्लकुशी बढ़ाने में, दूसरी तरफ अमेरिका मुसलमान मुल्कों को अपना असलहा बेचता है अपना कारोबार और अपनी मैशत को पैरों पे खड़ा करने के लिए। तो यकीनन इसके ऊपर भी आज गुफ्तगू होगी। वेलकम करना चाहूंगा अपने मेहमानों को विदाउट एनी फर्दर डिले। इशू बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसको समझने के लिए हमें बड़ा वक्त भी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। मुनव्वर हुसैन पवर साहब सीनियर प्रोफेसर है, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा अपना टाइम हमारे लिए निकालते हैं। आई एम ग्रेटफुल। साथ साथ जावेद राना साहब हैं, वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बेहद मशकूर हूं आपकी कीमती वक्त के लिए। पवर साहब, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। एक तो सर पहले इसके ऊपर आ जाइए कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का इशारा दे दिया है। वो कहते हैं वी वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड बट वी आर लुकिंग फॉर अ पीसफुल वे, पीसफुल सोल्यूशन फॉर इट। 2 स्टेट वाला वर्ड भी मुझे मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस एक्सीलेंसी के अल्फाज में नहीं मिला। अगर आपको मिला तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी बात कीजिएगा। और क्या सऊदी अरब अगर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होता है तो विल वी हैव टू फॉलो एज वेल कंसिडरिंग आवर टाइज विद सऊदी अरब? मुनव्वर हुसैन पवर साहब। बहुत शुक्रिया जतोई साहब। सबसे पहले तो ये कि आपने तारीख का हवाला दिया। तारीख में मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के 2 पुलिसमैन थे, एक ईरान और दूसरा सऊदी अरब। ओके। 1979 फैब के अंदर जो ईरानियन रेवोल्यूशन आया, जिसे वो इस्लामिक रेवोल्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशंस में उसे हम कहते हैं फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द वेस्ट, कल्चरल रिवॉल्ट था। उसके बाद ईरान पुलिसमैन नहीं रहा और सारी सिग्निफिकेंस सऊदी अरब को मिल गई। सिंस देन मिडिल ईस्ट के जितने भी अफेयर्स होते हैं वो अफेयर्स एक लिहाज से अमेरिकन इंटरेस्ट की लुक आफ्टर सऊदी अरब करते नजर आता है। दूसरा ये आपने ऑटोमन एम्पायर का चूंकि हवाला दिया है, ऑटोमन एम्पायर के बाद जो बरतानिया ने इस रियासत को वजूद दिया, उसके बाद इसकी अथॉरिटी अमेरिका के पास चली गई दूसरी जंग अजीम के बाद। तो लिहाजा इस वक्त जो रीजनल पॉलिटिक्स होती है उसमें सऊदी अरब का की रोल है। और फिर दुनिया जो है वो ऑयल एनर्जी के ऊपर चल रही है और ऑयल का चौथा बड़ा प्रोड्यूसर है सऊदी अरब। तो उस लिहाज से भी सऊदी अरब की अपनी जगह पे अहमियत बनते नजर आ रही है। और लिहाजा ये जो दौरा है, ये दौरा 2-3 लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले अदवार में फोकस मिडिल ईस्ट से शिफ्ट करके चाइना की तरफ किया था, और उसके बाद जो बाइडेन साहब आए उन्होंने एक्टिवेट किया आकस और क्वाड को कि एनसर्कल करें चाइना को। तो उनकी तवज्जो हट गई थी मिडिल ईस्ट से और एक ऐसा स्पेस क्रिएट हुआ था जिसे चाइना और रशिया ने फिल करने की कोशिश की।
यही वजह है कि इस दौर में जब मई का मार्का हुआ उसके बाद अमेरिका के अंदर रियलाइजेशन हुई कि एक इंप्रेशन, एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, और वो ये कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है। तो उस इंप्रेशन को जाहिल करने के लिए और अपने दोबारा से असर और रसूख को कायम और दायम रखने के लिए अमेरिका ने इंटरवीन करना शुरू किया मिडल ईस्ट में, और यही वजह है कि वो ईरान को भी बातचीत की दावत देते हैं, वो जंगे भी रुकवाने की बात करते हैं। अब इस दौरे को इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें और फिर साथ में ये भी देखें कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब को के जो मुस्तकबिल के बादशाह हैं, और इस वक्त वो चाह रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को ऑयल से हटा के डाइवर्सिफाई करें, तो उस हवाले से जो अमेरिकन टैक है उससे फायदा उठाना चाहते हैं। इस वक्त तकरीबन सालाना कोई $500 बिलियन की ट्रेड होती है इन दोनों ममालिक के दरमियान में। और जहां तक डिफेंस डील की बात की जाए, जिसका हवाला आपने F-35 का दिया, तो लगभग $142 बिलियन की सऊदी अरब परचेजिंग करता है डिफेंस इक्विपमेंट की अमेरिका के साथ। तो ये सारे चीजें हैं कि सिक्योरिटी, वारंटी एंड गारंटी, और फिर फलस्तीनियन जो इशू है वो उन्होंने बड़ा अच्छा इसको लिंकअप किया। उन्होंने कहा था कि हम रेडी हैं कि हम इब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन करें, बट एट द सेम टाइम उन्होंने इसको अटैच किया विद द फलस्तीनियन रियासत, जिसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप जरा रिलक्टेंट नजर आते हैं। वो नहीं चाहते कि जो जुइश लॉबी है, इजरायली लॉबी है या नेतन्याहू है, उसको काबू से बाहर किया जाए, बिकॉज अब भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े प्रेशर के साथ मनवाया हुआ था कि गजा की सीज फायर जो है बरकरार रहे, जिसकी वायलेशन टाइम एंड अगेन हम देखते हैं इसराइल की साइड से। डेली। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही सवाल अब राना साहब आपकी तरफ लाना चाहूँगा। आप क्या आप समझते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है सऊदी अरब, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस देखते हुए, मीटिंग की प्रॉपर जायज़ा लेते हुए, और क्या विल पाकिस्तान हैव टू फॉलो एज वेल? सर, अगर सऊदी अरब शामिल हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपना फैसला खुद करें, या फिर हमें फॉलो करना होगा सऊदी अरब को? जावेद राना साहब। मेरा ख्याल ये है कि देखें, सऊदी अरब ने इनफॉर्मली तो ऑलरेडी इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। अनऑफिशियल चैनल्स जो हैं उनकी ऑलरेडी बड़े अच्छी तरह मौजूद हैं, एयर स्पेस राइट्स दिए हुए हैं, और जो इसराइल के शहरी हैं वो सऊदी अरब में आ जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और हत्ता के जो मुकद्दस मकामात हैं वहाँ भी उनको इजाज़त है इनफॉर्मली कि वो विज़िट करते हैं। अब बड़ा मसला रह गया कि सऊदी अरब जो है बुनियादी तौर पे बहुत डेस्परेट है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि इसराइल जो है बुनियादी तौर पे किसी किस्म की कोई फेस सेविंग सऊदी अरब को या पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल ये कह रहा है कि हमें तस्लीम करो, आप फ़लस्तीनी इशू जो है उसको साइड पे कर दो, 2 स्टेट सोल्यूशन को आप भूल जाएं। आप ये देखिए ये कैसा पीस अकॉर्ड है जिसके अंदर वो सरेआम ये कह रहा है नेतन्याहू कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। उसके अंदर एक बहुत ही कमज़ोर एक एक्सप्रेशन है जो सो कॉल्ड 21 पॉइंट पीस अकॉर्ड है कि एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ प्रोग्रेस की जाएगी। पहली बात, इसराइल तैयार नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो अक्टूबर 7, 2023 को जो हमास ने मिलिट्री ऑपरेशन किया है इसराइल के खिलाफ, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह, जिसको वो खुद कह रहे हैं, वो इब्राहिम अकॉर्ड था। क्योंकि फ़लस्तीनियों ने ये महसूस किया कि फ़लस्तीनी कॉज को मुस्लिम ममालिक जो हैं ये खुदाफिज कह रहे हैं और हमें कुछ करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि क्या होगा कि सऊदी अरब तस्लीम कर ले। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी होने वाला है। ये पीस अकॉर्ड ऑपरेशनलाइज ही नहीं होगा, इसके बावजूद कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस आ चुकी हैं और पीस अकॉर्ड को उन्होंने इंडोर्स कर दिया है। चाइना ने और रशिया ने बड़े सिस्टमेटिकली, मैं समझता हूं कि फ़लस्तीनी कॉज को के साथ धोखा किया है। अब हमारे लिए सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हमें भी सऊदी अरब को शुड वी फॉलो द सूट? बिल्कुल नहीं। सऊदी अरब और जितने भी अरब ममालिक हैं वो 1924 और जो पहले जंग अजीम हुई थी उस वक्त के बाद की एथनिक ग्राउंड्स के बने हुए हैं, एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर बने हुए हैं सारे ममालिक। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, इस्लामिक कॉज के साथ बना हुआ है, और फ़लस्तीनी जो कॉज है ये अरब कॉज नहीं है, ये इस्लामिक कॉज है। इस्लाम हम सब जानते हैं बियॉन्ड जियोग्राफी है, एथनिक ग्राउंड्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये एथनिसिटी जो है इसको हिटलर ने फॉलो किया, एथनिसिटी को जो है इसराइल फॉलो कर रहा है।
हम नहीं इस चीज़ पे बिलीव करते, इसलिए हमें जो कुछ भी होता है सऊदी अरब के साथ इस मामले को डीलिंक करना चाहिए। ये हमारी जो, देखिए हमारी जो स्टेटेड पॉलिसी है, जुनाह साहब की जो स्टेटेड पॉलिसी है, कश्मीर कॉज को बहुत बड़ा धचका लगेगा, अवाम के अंदर शदीद गम गुस्सा आएगा और हुकूमत मेरा नहीं ख्याल के संभल सकेगी। लेकिन क्या हमने बिहाइंड द सीन यकीन दहानियां करवाई हुई हैं? हो सकता करवाई हों, लेकिन इसराइल आपको कतई तौर पे, ये मेरी बात लिख लें, इन कंडीशन के अंदर जब तक नेतन्याहू वजीर आजम है वो कोई फेस सेविंग नहीं देगा। मैं आपको ये बताता चलूं कि इसराइल के लिए गजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मकबूजा वेस्ट बैंक है, वहां पे और ईस्ट यरूशलेम है। वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे 300 सेटलमेंट्स बना दी गई हैं और अभी गुज़श्ता 2 सालों में उनका पूरा एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पूरा हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। और इसी तरह ईस्ट यरूशलेम में जो मुसलमान आबादियां हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक रिलीजियस थियोलॉजिकल अपार्थाइड इसराइल स्टेट जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर एग्री करेगा? हरगिज नहीं, ये होने वाला नहीं है। इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा खौफ ये है कि मुझे इसराइल असैसिनेट ना करवा